अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दोस्त दारम बाय अरीशा पार्ट 41। या अल्लाह जी, मैंने इनको कह तो दिया है कि मैं इनको मनाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँगी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। दारम साहिब मुझसे बहुत ज़्यादा खफा है। मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाएगा उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी, लेकिन वो फिर भी मुझसे नाराज़ तो है ना। मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी मदद करें, मनाने में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उनका दिल दुखाया है, अपने शौहर का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह जी, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैंने हमेशा उन रिश्तों के पीछे भागने की कोशिश की, जिनकी नज़रों में मुझसे जुड़ा रिश्ता कोई अहमियत ही नहीं रखता था। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं इन रिश्तों को निभाऊँगी जो अहम है, जिनके लिए मैं अहम हूँ। मैं अपने और दारमसाई के आने वाले बच्चे के साथ ये लम्हे खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, और जब तक मेरे साथ मेरा शौहर नहीं होगा मैं कैसे ये सब कुछ कर पाऊँगी। या अल्लाह जी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ पहले जैसा कर दे, मेरे लिए उनका दिल नरम कर दे। मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन मैं नाराज़गी की इस दीवार को भी गिरा देना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि इस दीवार को गिराने में आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी दुआ मुकम्मल की और दारमसाई के फेवरेट कलर का लिबास निकाल कर पहनने लगी। वो उसके साथ जाने वाली थी तो उसने ध्यान रखना था कि उसका ध्यान अपनी बीवी पर ही रहे। वो बेशक सारा दिन अपने काम निपटाता रहे, उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन वो ये चाहती थी कि दारमसाई का ध्यान उस पर से बिल्कुल भी ना हटे। जबकि सोचें मुसलसल ये थी कि आखिर वो ऐसा क्या करेगी कि दारम मान जाएगा। उसने लिपस्टिक काजल लगाकर अपनी तैयारी मुकम्मल की थी। उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना या अपने हुस्न के जलवे दिखाना किसी काम नहीं आने वाले थे। ना वो जानती थी दारम इन चीज़ों से मुतासिर होने वाला हरगिज़ नहीं है, वो आम मर्दों जैसा नहीं था। लेकिन वो बदज़ौक़ भी नहीं था, उसे दर की हर अदा अच्छी लगती थी। उसका सजना संवरना, उसका नाज नखरे दिखाना, वो हर चीज़ सराखों पर रखता था। लेकिन उसकी नाराज़गी के दौरान उसे इन चीज़ों से मनाना आसान नहीं था, वरना पिछले 2 हफ्तों में वो हर तरह की कोशिश कर चुकी थी। उसके सामने अपने बेपनाह हुस्न के नजराने तो उसने हर रात पेश किए थे, लेकिन वो हमेशा चेहरा फेर कर सो जाता। साफ मतलब था, वो इस तरह से मानने वालों में से नहीं था। वो मर्द और औरत है वो मर्द और होते हैं जो औरत का हुस्न और उसकी कुर्बत में बदल जाते हैं। दारमशाह लेक के लिए उसकी अना, उसका मान अहमियत रखता था। ऐसा ना था कि उसे दर के हुस्न से कोई मतलब न था, वो सर से पैर तक उसका दीवाना था। लेकिन ये नाराज़गी तो मोहब्बत का इम्तिहान थी, जिसमें दर को किसी भी हाल में पास होना था। वो तैयार होकर बाहर निकली। दारम सफ़ेद कॉटन की कुर्ता शलवार में कंधे पर अजरक डाले बेहद जाजिब नजर आ रहा था। ये क्या है? उसके सुर्ख रंग की बेहद खूबसूरत फ्रॉक को देखते हुए वो नागवारियत से बोला, क्या हुआ दारम साई? अपने लिबास पर एक मुकम्मल नज़र डालते वो उससे सवाल करने लगी। बदलो इस लिबास को और बड़ी चादर लो। तुम हसीन हो मानता हूँ, लेकिन इस हुस्न पर सिर्फ मेरा हक है। ये क़यामत बनकर मेरे साथ जाओगी तो तुम पर उठने वाली हर नज़र का मुकाबला मैं करूँगा, क्योंकि तुम पर उठने वाली हर गलत निगाह की आंखें निकाल लेने की हिम्मत रखता हूँ। दारमशाह निकाल लेने की हिम्मत रखता है दारमशाह, लेकिन हर नज़र को तुम पर बर्दाश्त करना दारमशाह के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह अदाए रात को वापस आकर दिखाना अगर मैं मान गया तो, वरना इस लिबास को आग लगा देना। वो समझाकर कमरे से बाहर निकल गया था। उसने खुद को एक नजर आईने की जानिब देखा। उसका चेहरा इस रंग में ज़रूरत से ज़्यादा खिला गुलाब लग रहा था। वो दारम को अपनी जानिब मुतवज्जह रखने के लिए आंखों में गहरा काजल और लबों पर लिपस्टिक भी लगा चुकी थी। और जो लिबास उसने पहन रखा था, बेशक उसमें कोई बेहयाई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी टाइट था। उसने हिजाब वगैरह तो कभी नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि दारम को उसका यूं बाहर निकलना पसंद नहीं है। या खुदाया, मैं गाँव में जा रही हूँ, किसी डेट पर नहीं कि वो मुझे यूँ सजाकर इस तरह खुशी खुशी अपने साथ लेकर जाएंगे। सुबह सुबह ही उनका मूड ऑफ कर दिया। अब कैसे मनाऊंगी उन्हें? वो रूहान सी होती कपड़े चेंज करने चली गई। जब वापस आई तो सुर्ख रंग की फ्रॉक के बजाय सफ़ेद रंग के कुर्ते के साथ सुर्ख रंग का ट्राउज़र और साथ में एक बड़ा सा दुपट्टा लिया और उसके साथ अपनी चादर भी लपेट ली।
जिससे उसके जिस्म के खदोखाल हरगिज़ नज़र न आए। दिन की शुरुआत हो चुकी थी। घर में दारम ने बस इतना ही कहा था कि उधर को अपने साथ लेकर जा रहा है। किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था और ना ही कभी कि दारम के फैसले पर किसी ने कभी कोई एतराज़ उठाया था। वो आते हुए अपने साथ गाड़ी में लेकर आया था। वैसे तो अंसर रोज़ उसके साथ ही हुआ करता था, लेकिन आज वो दूसरी गाड़ी में आ रहा था क्योंकि आज दारम साई अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी बैठी अपने ही गांव की खूबसूरती को पहली बार देख रही थी। उसे याद था जब वो पहली दफ़ा यहाँ आई थी, तब पहाड़ी देखने के चक्कर में उसने सबको परेशान कर दिया था। मेरे ख्याल में तुम यहाँ मुझे मनाने के लिए आई थी। वो जो कब से गांव की कच्ची पक्की सड़कों को देख रही थी, दारम की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ दारम साई, बताए ना क्या करूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस आप बताएं कि आप कैसे मानेंगे। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए सवाल करने लगी। यह मेरा सरदर्द नहीं है लड़की, तुम बताओ कि तुम मुझे किस तरह से मना सकती हो। तुमने मुझे कहा कि तुम्हें मौका चाहिए, तो मौके के तौर पर तुम्हें अपना पूरा दिन दे रहा हूँ। बताओ क्या करोगी तुम मेरे लिए, किस तरह से मनाओगी मुझे। वो ज़रा सख्ती से कहने लगा, जैसे बता रहा हो कि मनाना तुम्हें है, मैंने नहीं। मैंने कहा ना दारम साई, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं इस ट्रेन के आगे जाकर जान दे दूँ, तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ। उसने सामने से आती रेल की पटरी को देखते हुए कहा था। दारम साई ने आईब्रो उचकाकर जैसे उसके दावे को देखा और फिर अगले ही लम्हे ट्रेन की पटरी के करीब गाड़ी रोक दी। यहाँ हर 15 मिनट के बाद गाड़ी गुजरती है। आ जाओ, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को चेक कर लेता हूँ। वो गाड़ी से निकलते हुए उसके साइड का दरवाज़ा भी खोल चुका था। दर को एहसास हुआ वो जोश में ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा दावा कर गई है। तो क्या क्या मतलब दारम साई, क्या आप चाहते थे कि मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊँ? हैरानगी से पूछने लगी। मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे मनाने वाली हो तो तुम बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। तुम इस रेलगाड़ी के नीचे आकर मर सकती हो मेरे लिए, चलो मर के दिखाओ। हो सकता है मैं मान जाऊँ। वो बिल्कुल सफाकी से बोला था जैसे वो सचमुच में उससे भी जान ही छुड़ाने के लिए अपने साथ लाया हो। तो आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊँ? उसने बेयकीनी से उसे देखा था जो उसका हाथ थामकर उसे पटरी के बीचों बीच ले आया था। तुम्हें मेरा इम्तिहान नहीं लेना जानम साई, अपना इम्तिहान देना है। मैं तुम्हें नहीं मना रहा, तुम मुझे मना रही हो। दावा तुम्हारा है, मोहब्बत में मरने का, मेरा नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाने के लिए आया हूँ। अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे मनाने के लिए इस पटरी पर अपनी जान दे सकती हो, तो दो। क्या हुआ, टांगे काँप रही है? कहना आसान होता है जानम साई, मोहब्बतों के दावे करने वाले बहुत आए और बहुत गए। बहुत आए जान देने वाले, वो कह लगाकर हंसा था। मैं मजाक नहीं कर रही थी दारम साई, मैं अपनी मोहब्बत को आपके सामने जाहिर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन पहले आप वादा करें कि अगर मैं यहाँ इस रेल की पटरी के नीचे मर गई तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? क्या आपके दिल में मेरे लिए जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या आप मुझसे बदगुमान नहीं रहेंगे? वो उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल करने लगी, जबकि दूर से कहीं पटरी पर रेल की आवाज़ आई थी। हाँ कर दूंगा माफ़, बल्कि रोज़ आया करूंगा तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। न जाने कैसे दर के लबों पर उसकी मुस्कुराहट कैद हो गई। मुकरिएगा नहीं धर्म साई, ये ना हो कि आपकी दर अपनी कब्र में लेटे आपका इंतज़ार करती रहे और आप मेरी किसी सौतन के पहलू में आराम फरमाते रहे। वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली तो दारम हाँ में सर हिलाता दूर से आने वाली गाड़ी को देखने लगा और फिर जैसे नज़र दर के चेहरे पर जम गई। शायद वो उसके चेहरे पर डर तलाश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, यानी कि मौत इतने करीब भी मुस्कुरा रही थी। ट्रेन मज़ीद करीब आने लगी तो दर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, लेकिन दारम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे डर सुनने की डर सुनने की के लिए उसे डर सुनने के लिए वो पटरी से उतर गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वही थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है दारम साई, अगर आप मुझे मारना ही चाहते थे तो किसी ऐसी जगह पर मारते जहाँ पर आवाज़ कम हो। यहाँ तो मौत से पहले मेरे कान फट जाएंगे, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली थी। फिक्र मत करो, अगले जन्म में किसी और तरीके से मारूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसी मौत को कबूल करो। मैं अभी तुम्हारे लिए इससे बेहतरीन कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। वो भी उसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोला तो नूर ने अफसोस से गर्दन हिलाई।
चले तो फिर क्या याद करेंगे, मैं आपकी खुशी में खुश इसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप हर रोज़ मेरी कब्र पर आकर फातिहा अदा कीजिएगा, और हाँ, याद आया कि मेरी कब्र पर खूबसूरत सुर्ख फूल लगाइएगा। और हाँ, दुखी दिल वाले ना कब्र पर कोई शेर भी लिखवाइएगा, अच्छा सा, ताकि जो भी मेरी कब्र के करीब से गुजरे उसे पता हो मोहब्बत करने वाली अपने शौहर को अपनी मोहब्बत साबित करते मौत को गले लगा गई। वो ओवर एक्टिंग की इंतहा कर रही थी। दारमसाई के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी, जबकि ट्रेन हर गुजरते लम्हे के साथ पास आती जा रही थी। दारम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास आया। उससे पहले कि ट्रेन मजीद उसके करीब आती, वो लम्हे में उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था, और उसके साथ ही वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह उसकी बाहों में कैद हो गई। सच तो ये था कि ये लम्हात उसे भी सहमा गए थे, लेकिन यकीन था कि वो उसे अपनी आंखों के सामने कभी मरने नहीं देगा। ट्रेन बहुत लंबी थी कि उससे तक गुजरते गुजरते तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लग गए थे, लेकिन इस दौरान वो मुसलसल उसकी दिल की धड़कनों को सुनती रही। ये शोर उसे खो देने का नहीं था, बल्कि उसकी मोहब्बत की शिद्दत का था। उसे अपनी बाहों में कैद किए दुनिया जहां भुलाए उसे खुद में छुपाए हुए था। नहीं नहीं नहीं, जीना मुझे मर जाने दो जालिम ज़माने वालों, नहीं करता मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत, ज़िंदगी का क्या करूं मैं। इस ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत मुझे गले लगा ले। ए ट्रेन, तू वापस आ, मुझे कुचल कर रेजा रेजा कर दे। ज़िंदगी में ना सही, मौत के बाद तो मुझे मोहब्बत मिलेगी। मेरा शौहर रोज़ मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेगा। वो सर पर उल्टा हाथ रखे दुहाइयाँ दे रही थी, जबकि उसके पीछे हटते ही दारम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ट्रेन कहीं दूर जा चुकी थी, जबकि वो अभी तक शोखियाँ मारने में मसरूफ़ थी। वैसे मानना पड़ेगा, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना, मुझे बचाने के लिए आ ही गए ना, आप मेरे मुहाफ़िज़ हैं। मुझे इस तरह से मरने थोड़ी छोड़ देते। क्या अब आप मुझसे राज़ी है? साबित हो गई मेरी मोहब्बत? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगी, जबकि दारम ने फ़ौरन नाम में सर हिलाया। ड्रामेबाजियाँ बंद करो जानम साई, अभी तक ये साबित नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? हरगिज़ नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर पलता हुआ वजूद, मेरी मासूम बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत को साबित करने के लिए 9 महीने के बाद यहाँ आऊँगा मैं और मेरी बेटी मिलकर तुम्हें बाय बाय करेंगे। वो फिर से आगे की तरफ चलते हुए बोला, तो दर उसके पीछे भागती हुई आई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे आपको मनाने के लिए कुछ और करना होगा, लेकिन मैं क्या करूँ दारमसाई, कुछ बताए तो सही, मैं क्या करूँ आपको मनाने के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। मुझे नहीं पता, जो करना है करो, ऐसा करो, फ़िलहाल मेरी जान छोड़ो, घर जाओ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा। मुझे यहाँ बहुत सारा काम करना है, अब मैं डेरे की तरफ जा रहा हूँ। वो ज़रा बेजार लहजे में बोला। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी जान हरगिज़ नहीं छोड़ने वाली। आज मैं आपको मनाकर ही दम लूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस यह मेरा आखिरी फ़ैसला है, और मुझे भी डेरा देखना है, पता चले कि डेरे पर क्या होता है। वो उसके साथ आते हुए दोबारा गाड़ी में बैठ गई। दारमसाई सर हिलाता गाड़ी का रुख डेरे की तरफ कर चुका था। वो उसके साथ डेरे पर आई थी, जबकि साहिर साई पहले से यहाँ मौजूद था। थोड़ी देर में सनान साई भी वहीं पर आ गया। जहाँ नूर की आमद इन दोनों के लिए खुशगवार थी, वही उसके आने का मतलब दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। नूर बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ डेरे पर ज़्यादातर मर्द हजरात ही होते हैं, तुम बोर हो जाओगी। मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें गांव घुमाने लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ डेरे पर कुछ भी नहीं है देखने लायक। सनान ने उसे देखते हुए कहा। कुछ नहीं सनान अदा, वो मुझसे खफा है, मैं उन्हें मनाने के लिए उनके साथ आई हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मान जाए। वो तो बिल्कुल मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, देखे सब कुछ अहम है सिवाय मेरे। वो एक नज़र दारम की तरफ देखते हुए बोली, जो अपने ही किसी काम में मसरूफ़ अंसर से बातें कर रहा था। हाँ, तो ये गलती भी तुम्हारी ही है। साहिर की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। वापस आने के बाद साहिर उससे पहली बार ही बात कर रहा था। जानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करे। जानती थी कि साहिर उसके और दारम के निजी मसाइल के बारे में भी सब कुछ जानता था। बस उसके पीछे पड़ी रहो। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। उसने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बांधी थी। सनान भी उसके मशवरे पर मुस्कुराते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो उसके पास ही बैठी रही थी। साहिर के साथ उसने कभी भी बेतकल्लुफ़ होकर बात नहीं की थी, लेकिन इतना जानती थी कि वो दारम के लिए बेहद अजीज़ है। अगर उसे दारम का हमराज कहा जाए तो वो भी गलत न था।
आपको पता है साहिर साई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि अब कभी भी दारम मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन न जाने कैसे अल्लाह ने उन्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया था तब उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे यही लगा कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने वो कॉल दारम ने नहीं, मैंने सुनी थी। दारम साई तो एक दिन पहले ही लंदन के लिए निकल चुका था जब तुमने उसे तलाक के लिए कहा था। वो तुम्हारे अंदाज से अंदाज़ा लगा चुका था कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो एक दिन पहले ही लंदन की फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान से रवाना हो चुका था, लेकिन उसका फ़ोन पाकिस्तान में ही रह गया था, जो मैंने अपने कमरे में रख लिया था। उस रात जब मुझे तुम्हारा फ़ोन आया, मैं खुद भी परेशान हो गया था। धर्मसाई ने वहां जाकर अपना नंबर तो ऑन कर लिया था, लेकिन मेरा राब्ता उससे 18 घंटे के बाद हुआ। तुम्हारी कॉल के तकरीबन 18 घंटे के बाद उसे पता चला था कि वो बाप बनने वाला है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें 18 घंटे मज़ीद अजियत सहनी पड़ी, लेकिन मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी दारम से रब्ता नहीं कर पाया था। वो उसे तफसील से बताता माजरत कर रहा था। इसका मतलब था कि दारम पहले ही समझ गया था कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो पहले ही जानता था कि उसकी दर बुरी नहीं है। वो जानता था उसकी दर से जो भी करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर ऐसा था तो फिर तो उसका गुस्सा जायज़ है। वो थोड़ी देर के बाद उसके करीब से उठकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, जबकि दर कितनी देर वहीं बैठी रही। दारमसाई को देखते रही, जो मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। जब एक लड़की भागती हुई आई, बीबी आप कितनी सोहनी हो, ये छतरी रखो, सर पर रंगत ख़राब ना हो जाए। उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये धूप तो ठंडी है। उसने छतरी बंद करने का इशारा किया। हाँ बीबी जी, धूप तो ठंडी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतनी गोरी चिट्टी, इतनी हसीन हो, हम नहीं चाहते कि हमारे सरदार साई की बीवी की रंगत ख़राब हो। उसने शर्माते हुए कहा तो दर को हंसी आ गई। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा कि मुझ पर प्यार आ रहा है, ये तो दारम साई के लिए किया जा रहा है। उसने हंसते हुए कहा तो वो लड़की भी ना शर्मिंदा हुए हाँ में सर हिलाने लगी। और नहीं तो बीबी जी, सरदार साई हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनकी बीवी का भी ख्याल ना रखें, ये तो ज्यादती है ना। वो ड्रामाई अंदाज में बोली, खैर जो भी है, ये तुम मुझे दो तो मेरा ख्याल इतना रख ये तुम मुझे दो तो मेरा ख्याल इतना रखती हो, मुझे तुम्हारे सरदार साहब का ख्याल रखना है। वो छतरी लेकर दारम के पास आ गई थी, जबकि उसके पास आते ही अंसर वहां से उठकर निकल गया। दारम साई, वो लड़की है ना, वो कह रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। खैर उसमें तो कोई शक नहीं, ये बात आप मुझे बताते ही रहते हैं। उसने शर्माते हुए कहा तो दारम ने हैरानगी से देखा, लेकिन उसने कहा कि धूप रंगत खराब करती है। फिर मैंने सोचा आप तो मुझसे भी ज़्यादा गोरे चिट्टे हो, ये ना हो कि धूप आपकी रंगत खराब कर दे। जिस तरह से मैं हसीन हूँ, लेकिन मुझे देखने का हक सिर्फ आपको है, इसी तरह आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह अपनी रंगत खराब करने का, क्योंकि आपके रंग पर मेरा हक है। वो दुपट्टा दांतों में दबाए बिल्कुल गांव की औरतों की तरह शर्मा रही थी। यकीनन ये प्रैक्टिस वो उस लड़की के पास से करके आई थी जिसके पास वो भी खड़ी थी। हाँ ठीक है, ये छतरी लेकर यहीं खड़ी रहो मेरे पास, मैं अपना काम करता हूँ, गर्मी तो वाकई ही बहुत है। वो बिना बुरा मनाए वहीं से पलट गया, जबकि एक बार फिर से वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो जानबूझकर कभी इस तरफ जा रहा था तो कभी दूसरी तरफ, ताकि नूर थक कर हिम्मत हार कर वापस हवेली जाए। और ये भी सच था कि मज़ीद थोड़ी देर के बाद सचमुच में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। ये सब तो उसे काफ़ी आसान लग रहा था। अगर उसे लगता था कि इस तरह दारम मान जाएगा, ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। ये बात तो खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। आज साहिर साई और सनान साई की भी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट हो रही थी, जबकि ये जानकर के दारम साई की बीवी आज डेरे पर मौजूद है। गांव के मर्द हजरात इस तरफ आए ही नहीं थे, लेकिन गांव की काफ़ी सारी औरतें बारी बारी आती रही। वो गांव की औरतों के पास बैठी थी, उनसे बातें करने में मसरूफ़ थी, जबकि दारम उससे एक तरफ फासले पर फसलों की कटाई का हिसाब कर रहा था। ये औरतें भी इसी सिलसिले में ही यहाँ आई हुई थी। उसने नोट किया था, वो एक एक औरत का हिसाब अलग अलग करके उनके हवाले कर रहा था। वो किसी का हक नहीं मार सकता था, यहाँ के सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पर एतबार करते थे। वो किसी को भी कम या ज़्यादा अहमियत नहीं देता था, कोई फ़कीरों जैसी हालत में ही क्यों ना आए, लेकिन सबके साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आता था। उनको भेजकर ज़रा फासले पर आए मर्दों से बातों में मसरूफ़ हो गया। जाने वो किस सिलसिले में यहाँ आए थे। दर इन सब को देख सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी उस तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो कितनी देर उसे देखती रही। वो उन सब मर्दों में से
में सबसे ज़्यादा नुमाया था, सबसे अलग। वो काम समझा कर आया तो अचानक ही वो उसके पास आते हुए उसके लबों को चूमती। पीछे हुई उसकी हरकत पर दारमसाई खुद भी साकित रह गया। उसने आगे पीछे हर तरफ देखा तो पहले तो यही शौक काफ़ी बड़ा था कि दर ने खुद उसके लबों को छुआ है, जबकि ये तो शुक्र था कि साहिर और सनान का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो अपनी ही बातों में मगन थे और अंसर बाहर उसकी गाड़ी के करीब खड़ा था। बहुत हो गया, अब तुम एक सेकंड भी नहीं यहाँ रह सकती, निकलो यहाँ से अभी अभी। अभी के अभी अंसर तुम्हें हवेली छोड़ के आएगा। वो गुस्से से घूरते हुए बोला तो दर ने मुंह बनाया। सॉरी ना दारम साई, गलती से हो गया, फौरन कान पकड़ते हुए कहा। लेकिन अब दारम उसे यहाँ रखने का रिस्क हरगिज नहीं उठा सकता था। अब दोबारा नहीं करूंगी, ये देखे मैं चुप होकर बैठ गई हूँ। वो वापस चारपाई पर बैठते हुए बोली, नहीं मैंने कह दिया ना कि अब तुम एक और सेकंड यहाँ नहीं रह सकती, तो मतलब साफ है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो जाओ यहाँ से। वो उसे घूरते हुए सख्ती से बोला, नहीं दारम साई, मुझे आपको मनाना है, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। वो उसे देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली थी, तुम्हारे बस की बात नहीं है लड़की, तुम मुझे मना नहीं सकती, तुम मुझे नहीं मना सकती, तुम फेल हो चुकी हो, अब तुम हवेली ही जाओ, मैं तुम्हें मज़ीद कोई मौका नहीं दे सकता। वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहता था। धर्म साई प्लीज़ ऐसा तो ना कहें, मैं आपको मनाना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मान जाए, इसीलिए तो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ। आप खुद भी तो नहीं बता रहे कि क्या करूँ कि आप माफ़ करते, प्लीज़ कुछ तो बताओ, कुछ तो बताए। लाउड स्पीकर में ऐलान करो लेकिन मुझे मेरा काम कर लाउड स्पीकर में ऐलान करो लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। वो बेहद गुस्से से उसे घूरते हुए बुलंद आवाज़ में बोला था, जबकि उसकी बात सुनकर सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। जबकि दारम आगे बढ़ गया था, वो मजीद उसके साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। वो खुद भी जल्दी से जल्दी हवेली जाना चाहता था ताकि इस मुसीबत को वापस हवेली छोड़े। उसने सच में आज उसे बहुत तंग किया था। वो डेरे के दरवाजे से बाहर निकली तो दारम ने उसे बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन उसे पता था वो ज़्यादा दूर हरगिज़ नहीं जाएगी, और अब तो पूरा गांव उसे जानता था कि उसे लेकर उसे कोई टेंशन भी नहीं थी। अंसर अंसरदा लाउडस्पीकर कहाँ है? वो डेरे से बाहर निकलकर अंसर से पूछने लगी। भाभी साई, लाउडस्पीकर तो बड़ी मस्जिद में है, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? वो उसे देखते हुए हैरानगी से कहने लगा। जाना है, मेरा मतलब है लाउडस्पीकर देखना है, क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हैं? वो उसे कहने लगी तो वो हाँ में सर हिलाता आगे आगे चल दिया। गाड़ी की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि बड़ी मस्जिद सिर्फ 2 मिनट के फासले पर थी। भाभी साई, ये है बड़ी मस्जिद, यहीं पर अंदर हमने लाउडस्पीकर लगाया हुआ है। धर्म साई ने ही लगवाया था 2 महीने पहले, हम हर साल बदल देते हैं। वो उसे लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मस्जिद में ज़्यादा लोग हरगिज़ नहीं थे, बहुत कम, इक्का दुक्का कोई 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 था। मैं इसमें बोल सकती हूँ, उसने देखते हुए कहा। तो अंसर की क्या मजाल कि वो सरदार साई की बीवी को मना कर दे। उसने फौरन हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन ये जानने का तजस्सुस ज़रूर था कि आखिर वो लाउडस्पीकर में बोलना क्या चाहती थी। ऐसी भी क्या बात थी जो लाउडस्पीकर में बोलने के लिए आई थी? दारम साई आवाज़ पूरे गांव में गूंज कर आई थी। स्पीकर ठीक से काम कर रहा था, उसे यकीन हो गया। काफ़ी ऊंची आवाज़ लगती है इसकी। उसने मुस्कुराकर अंसर को देखा था, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया। जबकि मस्जिद डेरे से तकरीबन 2 मिनट दूर थी, तो कैसे मुमकिन था आवाज़ वहां ना जाती। वो तेज़ी से भागा था मस्जिद की जानिब, जबकि साहिर साई और सनान साई का हंस हंस कर बुरा हाल था। मुझे यकीन था कि ये लड़की ज़रूर कोई ना कोई कारनामा करेगी। बेचारा दारम, अल्लाह करे तो पहले पहले पहुंच जाए, इससे पहले कि पूरे गांव में उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाए। वो हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, जबकि सनान उसकी हालत भी उससे अलग न थी। मैं कहता हूँ कि दारम साई पहले ना पहुँच पाए, मज़ा तो तब आएगा। सनान ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा तो साहिर एक दफ़ा फिर से कह कहा लगा उठा। दारम साई, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। फिर देखिएगा, दोबारा जो कभी आपका दिल दुखाओ, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दे। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, एक बार अपनी दर को माफ़ कर देना, उसके बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, मैं माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दे। लाउडस्पीकर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आपका दिल भी बहुत बड़ा है।
मुझे पता है आप दिल से मुझे माफ़ कर चुके हैं, वरना आप मुझे कभी भी मनाने का मौका नहीं देते। मुझसे गलती हो गई, एक बार मुझे माफ़ कर दें। नादान, बेवकूफ़, पागल समझकर वो बोले जा रही थी जब अचानक किसी ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। क्या फ़ुज़ूल बोले जा रही हो? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? पूरा गाँव सुन रहा है तुम्हारी बकवास। इससे टकराते हुए वो पूरी तरह उसके बाजुओं में कैद उसके साथ जुड़कर खड़ी थी, जबकि वो उसे अपने सामने करता उससे सवाल कर रहा था। मैं फ़ुज़ूल नहीं बोल रही, आपने ही तो बोला कि लाउडस्पीकर में जाकर ऐलान करो, फिर माफ़ कर दूँगा। तो मैं लाउडस्पीकर में ऐलान कर रही हूँ ताकि आप मुझे माफ़ कर दें, और फिर मैं और आप पहले की तरह हैप्पी-हैप्पी। वो स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा फ़ासले पर आ चुकी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उस पर गुस्सा क्यों हो रहा था। बेवकूफ़ लड़की, मैंने गुस्से में कहा था, ये नहीं कहा था कि लाउडस्पीकर के सामने खड़े होकर कुछ भी बकवास कर दो। मैं तो वक्ती जान छुड़ाने के लिए फ़ुज़ूल में बोल गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पागलों की तरह आकर शुरू हो जाओगी। इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल दिया पूरे गाँव में, तुम्हें यहाँ लाया कौन है ये बताओ? इसकी तो मैं। वो उसे घूरते हुए सवाल करने लगा, जब दर ने उसे घूरकर पीछे नज़र की और इशारा अंसर की जानिब कर दिया। साई भाभी, साई खुद ही मुझे यहाँ लाने के लिए कह रही थी। उन्हें लाउडस्पीकर देखने का शौक था, मुझे कौन सा पता था कि वो ये सब कुछ बोलने वाली है। उनका हुक्म था, मैं उन्हें लेकर आ गया। मेरी क्या औकात जो उनके हुक्म को मानने से इनकार करता। वो सर झुकाते हुए अपनी सफाई पेश करने लगा। ठीक है, जाओ यहाँ से, अगर कोई पूछे तो संभाल लेना। तुम चलो मेरे साथ, बहुत हो गया, दिमाग ख़राब कर दिया, एक दिन में पागल कर दिया है तुमने। उसका हाथ थाम कर उसे मस्जिद से बाहर निकलते हुए बोला, जबकि अंसर हाँ में सर हिला गया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले आप कहेंगे आपने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मैंने नहीं जाना, कहीं भी सुना आपने? बस बहुत हो गई आपकी नाराज़गी, अब मुझे माफ़ करें वरना मैं भी नाराज़ हो जाऊंगी। वो अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन दारम की गिरफ्त सख्त थी। क्या करोगी माफ़ी लेकर? क्यों माफ़ी चाहती हो तुम? कौन सा मेरे माफ़ करने से कुछ हो जाएगा? जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलेगा, तो क्यों ये सब कुछ करके यूँ अपनी जान को हलकान कर रही हो? जबकि तुम खुद जानती हो मैं तुमसे इतना नाराज़ हूँ ही नहीं कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़े। क्यों मेरे साथ सुबह से इस धूप में गाँव के कोने-कोने में खुजल रही हो? क्यों इतना सब कुछ कर रही हो जबकि कुछ गलत है ही नहीं? हम दोनों में सब कुछ नॉर्मल तो है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे जज़्बात तुमसे छुपे हुए नहीं है, तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? वो जैसे फट पड़ा था। आँखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, माथे पर शिकनों का जाल था। वो इस वक़्त कितने गुस्से में है, वो अंदाज़ा लगा सकती थी। उसका सुर्ख चेहरा इस बात का गवाह था कि उसे उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि मैं आपको मिस कर रही हूँ, दारमसाई वो नम आंखें उसके चेहरे पर जमाए हुए बोली। ये बात सुनकर उसके माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। दूसरे सैयारे पर जाकर बस गया हूँ मैं, जो तुम मुझे मिस कर रही हो? बेहद सख्ती से घूरते हुए लफ्ज़ों को छुपा कर बोला। मुझे बेड पर आपकी बाहों में सोना है। वो नज़र झुकाए बोली, तो क्या मैं ज़मीन पर सुलाता हूँ? उसकी बातें सुनकर उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा था। उफ़ धर्मशाई, आप समझ नहीं रहे, मुझे आपके पास रहना है। वो उसके 2 कदम करीब होते हुए बोली। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अमेरिका में नहीं रहता, तुम्हारे पास ही होता हूँ, साथ तुम्हारे तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पर। इस बार वो सख्ती से बोला था। आवाज़ कम थी लेकिन लहजे में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पास होते हैं लेकिन हर वक्त नाराज़ होते हैं। पास होकर भी आप मेरे पास नहीं है। मैं आपके सीने पर सर रखकर आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ। आपके होठों के लम्स को मिस करती हूँ। आपकी गर्म सांसें हर रोज़ मेरी गर्दन पर महसूस होकर बेदार करती थी। मैं उन सांसों को मिस कर रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि उसकी बेबाक बातों पर वह हैरानगी से उसे देख रहा था। सुबह से वो उसे जितने झटके दे चुकी थी, ये झटका सबसे बड़ा था। आपके लिए सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती होगी, लेकिन मुझे आदत है आपका मोहब्बत से छूना, मेरे पास आना, मुझे अपनी बाहों में रखना, मुझे खुद से दूर न जाने देना। हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा पहले था। धर्मशाई, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी बाहों की, आपकी सांसों की, आपके लम्स की। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो अपनी बात मुकम्मल करके हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, जबकि धर्मशाई कितनी देर उसे देखता रहा। लेकिन फिर उसके इस तरह से रोने पर उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो लम्हे में उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। तो ऐसे कहो ना, तुम्हें सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा बिगड़ा हुआ शौहर चाहिए। उसकी गर्दन से चादर चादर हटाकर वो जा बजा अपने होठों का बेलगाम लम्स उसकी गर्दन पर छोड़े जा रहा था।
उसे अपनी बाहों में कैद किए मुकम्मल मदहोशी से बोल रहा था, जबकि उसके यूं पास आ जाने पर दर घबरा कर पीछे हटने लगी। लेकिन अब शायद राह फरार बंद हो चुकी थी। उसने खुद बंद कर दी थी अपने हाथों से। साई, हम गांव के चौराहे पर खड़े हैं। उसने उससे जगह का एहसास दिलाना चाहा। बेशक इस वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो तो गांव के बीचों बीच थे। बोर मत करो यार, इतना वक्त बर्बाद करने की बजाय ये बात बोल देती तो घर से ही नहीं निकलता। इसके निचले लब को 2 उंगलियों में कैद करके लबों से छूते हुए पीछे हटा था। उसके अंदाज पर नजर झुका गई, जबकि दारम साई अपनी जेब से मोबाइल निकालते पता नहीं किसको फ़ोन करने में मसरूफ़ हो गया था। हाँ साहिर साई, मेरी बात सुनो। थोड़ी देर पहले मेरी बीवी ने जो कारनामा किया है वो तुमने भी सुना ही होगा। यकीनन तो आज रात हम घर वापस नहीं आ रहे। तुम सब कुछ संभाल लेना, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। बाकी कल तक ये बात दब जानी चाहिए, वो समझाते हुए बोला। तो दूसरी तरफ से साहिर शाह का बेबाक कह कहा बुलंद हुआ। अच्छा, मतलब तुम दोनों डेट पर जा रहे हो तो फिक्र हो तो बेफिक्र होकर जाओ, सब कुछ संभाल लूंगा। जब तक अपने सत्यानाश का बंदोबस्त नहीं होता तब तक सब कुछ संभाल ही लूंगा, वो फ़ोन बंद करते हुए बोला। लेकिन दारम साई ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने सच में सब कुछ संभाल लिया था। उसने बस ये कह दिया था कि दारमसाई किसी बात को लेकर दर से नाराज़ हो गया था, जिसमें दर ने जज्बाती होकर मस्जिद में जाकर ऐलान कर दिया। हवेली डेरे से काफ़ी ज़्यादा फासले पर थी, इसीलिए उसने क्या कहा ये तो उनको भी पता नहीं चला था, लेकिन ज़बानी लोगों से सुन चुके थे कि दर ने मस्जिद में दारमसाई से किसी चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी थी, और अब उसके जज्बातीपन पर सब लोग ही हंस हंस कर पागल हो रहे थे। उसने बस इतना ही कहा था कि दारम दर को अपने साथ कहीं घुमाने के लिए लेकर गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। शायद रात तक ही उनकी वापसी हो जाए, और अगर नहीं हुई तो भी क्या हुआ, दोनों एक साथ ही है, कोई मसला नहीं होगा। और फिर इतना कहकर वो भी चला गया। इस वक्त सबका ध्यान सना पर था, जो कि आज रात की फ़्लाइट से पेरिस जाने वाली थी, तो किसी ने भी ज़्यादा उन लोगों पर गौर नहीं किया था। फिलहाल सबकी तवज्जो का मरकज़ सरमद और सारा की ज़ात थी, और वैसे भी सब लोग इस बात को लेकर बेफिक्र थे कि दर जहाँ भी है दारम के साथ है, तो किसी को भी परेशानी नहीं थी। सना को छोड़ने के लिए हारून साहब ने खुद जाने का इरादा किया था। पेरिस तो उनके जानने वाले भी जा रहे थे, उनके साथ सना को भेज सकते थे, लेकिन अपनी बेटी के मामले में वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो उसे वहां तक छोड़ने का फैसला खुद कर चुके थे, जिस पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया था। सारी तैयारी होने के बाद साहिर शाह खुद ही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ कर आया था। वो वापस आने लगा तो सख्त किस्म की बारिश शुरू हो गई। यूँ अचानक बेमौसम बारिश पर काफ़ी बदमज़ा हुआ था। उसे बारिश कभी भी पसंद नहीं थी, बल्कि उसे बारिश से चिढ़ थी, और उससे ज़्यादा चिढ़ थी बारिश के बाद होने वाली गंदगी से। उसे बारिश पसंद थी और ना ही बारिश में भीगना पसंद था, लेकिन उसकी मासूम लोमड़ी की सोच उससे बहुत अलग थी। जाविश तो दीवानी थी बारिश की, खुद जानता था, और उसकी ऐसी आदत से तो उसे गुस्सा आता था। वो पागलों की तरह बारिश में नाचती गाती बच्चों जैसी हरकतें करती थी, और उसके सामने कहती थी कि उसे गाना गाना नहीं आता, उसे डांस करना नहीं आता, जिससे उसने तो उसे बारिश में कभी ठुमके लगाते देखा ही नहीं था। उसने 2-3 बार इत्तेफाक से ही लेकिन जाविश को बारिश में नाचते गाते देखा था, और उसकी ये बात उसे बचपन से ही सख्त नापसंद थी, जिसका इजहार भी वो सरेआम करता था। लेकिन सब ने यही कहा कि बच्ची है, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, लड़कियां तो वैसे भी बारिश की दीवानी होती है। लेकिन साहिर को पसंद नहीं था कि उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और चीज़ की दीवानी हो जाए। हाँ, उसे जलन महसूस होती थी हर उस चीज़ से जो जाविश की नज़र में उससे ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो जानता था इस वक्त भी वो बारिश में ही पागलों की तरह नाच रही होगी, इसीलिए तो वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसका बस चलता तो बारिश का एक कतरा भी उसके वजूद पर गिरने ना देता। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये नावल वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। तो इंशाल्लाह आप सबको भी ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।